हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैलरी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। आज से हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सैलरी और इनकम फ्रॉम हेड सैलरी। इसके अंदर हम जो आज सिर्फ बेसिक बेसिक बातें डिस्कस करेंगे। तो सैलरी के अंदर अगर आपकी इनकम को टैक्सेबल करना है, अगर सैलरी हेड के अंदर इनकम को टैक्सेबल करना है, सो देयर शुड बी वन फंडामेंटल रूल। फंडामेंटल एक बात है, वो है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। देयर शुड बी सम एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। जो पेयर है, जो पे करने वाला है, आपको जो पे कर रहा है, पेयर, और पे जिसको पे हो रहा है, जो रिसीव कर रहा है, उनके बीच में, दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन होना चाहिए। वन शुड बी द एम्प्लॉयर, अनदर शुड बी द एम्प्लॉय। तो जो इनकम टैक्स के अंदर, सैलरी के अंदर तभी इसको ऐड कर सकते हैं, रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता है। तो अगर ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता तो इनकम को हम इनकम अंडर हेड सैलरी के अंदर टैक्स नहीं कर सकते। द रिलेशनशिप ऑफ शुड बी ऑफ मास्टर सर्वेंट। कैसे होता है? जैसे वन विल बी द मास्टर। जैसे एक मास्टर होता है, वो अपने सर्वेंट को बोलता है लाइक दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो मास्टर अगर सर्वेंट को बोलेगा कि like how you have to do this work and how to do this, so what you have to do, तो क्या आपको काम करना है और कैसे आपको काम करना है, और जो सर्वेंट है वो उसको ओबे करेगा। तो ये वाला रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है। जैसे मान लो कि आप भी किसी प्राइवेट फर्म में या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, किसी भी फर्म में अगर इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हो, तो उसके अंदर भी ऐसे ही होता है। जो आपका बॉस रहता है कंपनी का में, जो भी आपको, वो आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि मुझे ये काम चाहिए और इतने टाइम में चाहिए, मुझे ऐसा वाला काम चाहिए, दिस शुड बी द क्वालिटी। सेम इन द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दे आर आल्सो द गवर्नमेंट सर्वेंट। वो भी आम लोगों की सेवा करने के लिए होती है, वो बात अलग है, वो सेवा करते नहीं है, लेकिन वो सेवा करने के लिए होते हैं। तो दे आर आल्सो द गवर्नमेंट सर्वेंट। और जो प्राइवेट फर्म में रहते हैं, दे आर द प्राइवेट सर्वेंट। एक्चुअली एवरीवन इज गेटिंग सैलरी, तो वो एक उसका काम ही तो कर रहे हैं। जैसे जरूरी है नहीं कि आप किसी कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट पे हो या इंजीनियर की पोस्ट पे, तो इंजीनियर का भी वो जो कंपनी के जो आपका हेड रहेगा, वो आपको बताएगा कि हमें ऐसा कोई डिजाइन करना है या ऐसा कोई हमें कुछ प्रोजेक्ट करना है, तो उसके हिसाब से आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी काम करे जा रहे हो जो कंपनी से रिलेटेड ही नहीं है। तो आपका जो एम्प्लॉयर आपको जो बोलेगा वही काम आपको करना है, और कैसे करना है वो भी एम्प्लॉयर ही आपको बताएगा। इन द सेम वे, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो उसमें भी ऐसे ही रहता है। तो मास्टर इज द वन हु नॉट ओनली डायरेक्ट, मास्टर कौन रहता है? नॉट ओनली डायरेक्ट, आपको डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं करता, बट व्हेन ए थिंग इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, ये भी बताता है कि कैसे आपको करना है। एंड द गवर्नमेंट सर्वेंट, सॉरी, नॉट द गवर्नमेंट, एवरी सर्वेंट विद द गवर्नमेंट और प्राइवेट इज बाउंड टू कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय हम सच मास्टर। ही हैज टू डू इट। उसको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि व्हाट आर द इंस्ट्रक्शन, बट ही हैज टू डू इट। जैसे एक एग्जांपल लेके गए थे। फर्स्ट एग्जांपल शुड बी द, जस्ट मिनट, सपोज is one person is a lecturer। ठीक है, लेक्चरर है वो एक किसी कॉलेज के अंदर। तो उस कॉलेज के अंदर ही विल बी गेटिंग सैलरी, करेक्ट। नाउ ही इज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रिंसिपल of the same college, then also he will get the salary, but non academic work के लिए he will get, जो लेक्चर रहेगा वो एकेडमिक वर्क के लिए, वो नॉन एकेडमिक वर्क के लिए ही विल गेट। बट कोई यूनिवर्सिटी उसको बोलती है कि आप प्लीज सेट ए पेपर फॉर एग्जाम। स्टूडेंट से एग्जाम में पेपर सेट करने के लिए ऐसे यूनिवर्सिटी टीचर्स को, लेक्चरर्स को, वाइस प्रिंसिपल किसी को भी हायर नहीं करेगी, उनको बोलेगी आप पेपर सेट करो। और अगर आपका पेपर सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पेपर सेट करके बहुत सारे टीचर्स सेट देंगे, सिलेक्ट हो जाता है, तो यू विल गेट सम मनी, तो यहाँ पे जो सैलरी मिल रही है, सोचने वाली बात है, जो यहाँ पे जो सैलरी मिल रही है, ये वाली सैलरी, दैट इज फॉर नॉन एकेडमिक वर्क हो, या फिर जब वो लेक्चरर था एकेडमिक वर्क के लिए, बट सैलरी ही इज गेटिंग, ही इज वर्किंग इन एन इंस्टीट्यूशन, द इंस्टीट्यूशन इज हिज एम्प्लॉयर एंड ही इज द एम्प्लॉयर। सो देयर इज अ रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, तो ये हेड होगा अंदर, सैलरी हेड के अंदर, इसको जो भी इनकम मिलेगी वो सैलरी हेड के अंदर टैक्स करेंगे उसको। बट वो एक पेपर सेट कर रहा है फॉर एग्जाम के लिए, किसी यूनिवर्सिटी के लिए,
तो उस केस में बेटा वट एवर ही विल बी गेटिंग दैट विल नॉट बी एज द इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, दैट विल बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर उसको टैक्स करेंगे, क्योंकि उस केस में जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है ना वो एस्टेब्लिश नहीं होता। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ही एस्टेब्लिश नहीं होता तो वहां पे सैलरी हेड नहीं आएगी। तो देखो हर हेड के अंदर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जैसे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आप देखोगे तो वहां पे एक लैंड और बिल्डिंग और ओनरशिप होनी चाहिए, और दैट लैंड और बिल्डिंग अपॉर्चुनेट देयर टू दैट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ हिज प्राइवेट और हिज ओन बिजनेस और ओन प्रोफेशन के लिए यूज नहीं होना चाहिए। तो ये दो तीन कंडीशन है। ऐसे कैपिटल एसेट की भी बात करोगे तो उसमें भी कैपिटल गेन की बात करोगे, देयर शुड बी कैपिटल एसेट, देयर शुड बी द ट्रांसफर, करेक्ट। इन द सेम वे सैलरी में अगर आपको कोई भी इनकम को सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल करना है तो द ओनली कंडीशन इज देयर शुड बी द एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, और जहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो एस्टेब्लिश हो गया, तो इसका मतलब वहां पे दैट इनकम विल बी टैक्स अंडर द हेड सैलरी। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल और जो मैंने इसमें लिखा है जो आईसीआई के स्टडी मैटर में दिया वो भी मैं आपको बताता हूं क्या कहता है। जैसे सुजाता एक एक्ट्रेस है, एक प्रोडक्शन हाउस ने उसको एम्प्लॉय कर लिया, ठीक है। अब प्रोडक्शन हाउस उसको बोलेगा कि मैडम वट एवर द फिल्म दे विल टेल शी हैज टू डू एंड फॉर दैट शी विल रिसीव द रेम्यूनरेशन। ओके, शी विल रिसीव द रेम्यूनरेशन। तो ठीक है सर, कोई बात नहीं, उसने प्रोडक्शन हाउस ने उसको एम्प्लॉय किया है तो उसको मंथली रेम्यूनरेशन मिलेगा कितने का, 2 लाख का। आपको हर महीने 2 लाख का रेम्यूनरेशन मिलेगा। अब वो जितने भी शोज करते हैं, जितने भी मूवीज करते हैं, जितने भी शो या मूवी या जिधर भी उनको यूज करना है वो उनको सुजाता को वहां पे अगर एक्टिंग करनी है उसको रोल मिलेगा तो वो मिलेगा और उसको 2 लाख मिलेंगे। और अगर वो कोई किसी महीने वो नहीं भी कर रहा, किसी प्रोडक्शन हाउस ने कोई काम नहीं किया तो भी उसको 2 लाख रुपए उसको मिल रहे हैं रेम्यूनरेशन का। तो इस केस में जो रेम्यूनरेशन फॉर एक्टिंग इन सच फिल्म इज डायरेक्टली पेड बाय प्रोडक्शन हाउस फॉर डिफरेंट प्रोड्यूसर by the different producer. In case 2 lakh will be considered salary in the head of Sujata, in the hand of Sujata, relationship of employer and employee is exist. ठीक है, अब मतलब ये हो गया कि जो जिस प्रोडक्शन हाउस के लिए जो भी जिसके लिए, जैसे इसमें चोपड़ा फिल्म्स के लिए काम करे तो हर बार चोपड़ा फिल्म्स उसको 2 लाख रुपए हर महीने पे कर रहे हैं, तो ये चोपड़ा फिल्म्स के अंडर में एम्प्लॉयर, यहाँ पे चोपड़ा फिल्म्स का एम्प्लॉयर रहेगा और सुजाता उसके एम्प्लॉय हो गई। तो इस केस में भी पूरा सैलरी, पूरा जो रेम्यूनरेशन मिलेगा उसको इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर टैक्स करेंगे। लेकिन अगर इसी एग्जांपल के अंदर बेटा सुजाता एक्ट इन वेरियस फिल्म एंड गेट फीस फ्रॉम डिफरेंट प्रोड्यूसर, वो किसी के एक में नहीं है, वो अलग अलग प्रोड्यूसर से कांटेक्ट करेगी और उनकी जो फिल्म रहेगी उसमें काम करेगी और उसका सेम इनकम विल बी चार्जेबल इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। सिंस द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन सुजाता एंड द फिल्म प्रोड्यूसर। अलग अलग फिल्म प्रोड्यूसर जिसने भी इसको कांटेक्ट किया, उसकी एक मूवी थी, एक प्रोजेक्ट किया, काम खत्म, बस निकल ली। अब दूसरा प्रोड्यूसर ने कांटेक्ट किया, अब उसने वहां पे जो एक शो किया, वहां पे शो करके खत्म हो गया उसका काम, अब वो दूसरे के लिए काम करेगी। तो यहाँ पे तो क्या हो गया ना, एक आपका मतलब सर्वेंट और मास्टर वाला रिलेशन हो गया। यहाँ पे एक बार आपको चोपड़ा फिल्म्स में एम्प्लॉय होगा, चोपड़ा फिल्म्स आपको जहां कहीं पे भी भेजेगा, जहां कहीं पे भी काम मिलेगा आपको करना ही पड़ेगा और आपको उसके लिए 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। बट यहाँ पे जबकि यहाँ पे चोपड़ा फिल्म के साथ ऐसे कोई एग्रीमेंट नहीं है, आप डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर से मिलोगे तो वेरियस फिल्म आप करोगे तो वहां से आपको फीस मिलेगी और वो फीस इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के अंदर टैक्स होगी, ना कि इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर। होप करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। फिर कमीशन रिसीव्ड बाय ए डायरेक्टर, डायरेक्टर को जो कमीशन मिला उसको क्या सैलरी बोलेंगे। यदि डायरेक्टर एम्प्लॉय है कंपनी का तो वो होगी सैलरी बेटा। अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का तो said कमीशन कैन नॉट बी चार्ज एज सैलरी बट हैज टू बी चार्ज ईदर एज इनकम फ्रॉम बिजनेस और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो यही देखना है, अगर आपको ये देखना है कि वेदर द पर्टिकुलर इनकम इज रिसीव्ड एज सैलरी, सॉरी एज रिसीव्ड एज द एम्प्लॉय था तभी उसको मिली है तो वो सैलरी हेड में आ जाएगा। अगर एम्प्लॉय नहीं है तो वो सैलरी हेड में नहीं आएगा, सिंपल एज इट इज। तो सेम अगर कोई कंपनी का डायरेक्टर है तो कोई डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय भी होते हैं,
कई डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, कई डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय पे तो देखना पड़ेगा, अगर वो एम्प्लॉय है उनका एग्रीमेंट ऐसा है जहां पे उसको सैलरी, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप है, अगर वो एस्टेब्लिश हो जाता है तो सिंपल उसको सैलरी हेड के अंदर टैक्स देना पड़ेगा, और अगर वो एम्प्लॉय नहीं है तो उसको सैलरी हेड के अंदर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद एक बात आती है बेटा, डायरेक्टर का तो सर आपने बता दिया, चलो डायरेक्टर का तो आपने बोल दिया, ये सब होता है। अब हम बात करते हैं पार्टनर की। देखो दो पार्टनर्स थे, उन्होंने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म इनकॉर्पोरेट करी, शुरू की। ठीक है, अब उनको हर महीने सैलरी मिल रही है, कुछ भी सैलरी, या फिर कुछ सैलरी नहीं बोलेंगे हम, उसको बोल देते हैं कि मान लो कुछ उनको इनकम आ रही है कुछ। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनना कि जो सैलरी पेड टू द पार्टनर बाय ए फर्म इज नथिंग बट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट में से अपना कुछ हिस्सा पार्टनर को मिल जाता है। एनी सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन, और वट एवर नेम इट इज कॉल्ड, अगर उसको रिसीव होता है पार्टनर को फर्म से, इट शैल नॉट बी रिगार्डेड एज सैलरी। क्योंकि देखो फर्म और पार्टनर के बीच में कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि फर्म के मालिक ही वो लोग हैं, तो एम्प्लॉयर कौन, फर्म कैसे होते, सब कुछ वही है। तो एक अगर आप ओवरऑल आइडिया देखोगे तो जो फर्म का जो प्रॉफिट रहता है उसमें से आपका हिस्सा मिलता है, तो उसको आप बोल देते हैं कि जो सैलरी हो गई है। तो इस केस में जब कोई भी सैलरी पेड टू ए पार्टनर इज नथिंग बट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो एनी सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन कोई भी नाम से हो, अगर किसी पार्टनर को मिलता है तो उसको सैलरी नहीं माना जाएगा। सेम विल बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। This is primarily because relationship between the firm and partner is not that of employer and employee। तो सबसे पहली बात, अगर कहीं पे भी आपको चेक करना है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा है, तो वेल एंड गुड, वहां पे आपको सीधा इनकम फ्रॉम अंडर हेड सैलरी के अंदर टैक्स करना है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए जो रहते हैं, उनकी बात करते हैं। देखो जो एमपी और एमएलए, तो वो क्या गवर्नमेंट सर्वेंट है? क्या वो गवर्नमेंट के सर्वेंट है एमपी और एमएलए? देखा जाए तो दे आर पब्लिक सर्वेंट, मतलब लोगों की सेवा करने के लिए से बोलते हैं, बट उनको गवर्नमेंट का सर्वेंट नहीं माना जाता। ठीक है, तो उसके लिए बेटा क्या होगा, आप बोलोगे कि सर ठीक है, आपने जो बात कही वो बात तो ठीक है, लेकिन क्या जो मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर्स को गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो उस केस में भी हमें देखना पड़ेगा कि मिनिस्टर्स को गवर्नमेंट सर्वेंट माना जाता है कि नहीं। तो दोनों ही केस में अब आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, दोनों ही केस में तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट में क्या बोलता है बेटा, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके बाद से ये इंक्लूड हो गया इनकम टैक्स के अंदर। उसके अंदर ये होता है कि ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है। Therefore, remuneration received by them is not taxable under head salary। तो उसको जो रेम्यूनरेशन मिलेगा ना, वो अंडर हेड सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा, बट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स होगा बेटा उसका। लेकिन जो मिनिस्टर्स अगर सैलरी रिसीव करते हैं ना गवर्नमेंट, दैट विल बी द टैक्सेबल। तो मिनिस्टर्स की सैलरी, मिनिस्टर्स आर एक्चुअली द एम्प्लॉय, मिनिस्टर को गवर्नमेंट का एम्प्लॉय ही रहता है, मिनिस्टर्स को रूल रेगुलेशन सब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाले ही सब फॉलो करते हैं। तो जो मिनिस्टर्स रहेंगे उस केस में तो इनकम फ्रॉम अंडर हेड सैलरी आएगा, जबकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अदर जो एमपी बने, एमएलए बने हैं और वो मिनिस्टर नहीं है, तो उसके अंदर रेम्युनरेशन इज रिसीव्ड बाय देम इज नॉन टैक्सेबल। अब बात करते हैं फुल टाइम और पार्ट टाइम। मान लो कि आपने किसी फर्म में 5 महीने तक काम किया, ठीक है, उसके बाद आपने वो जॉब लेफ्ट कर दी। ठीक है, 5 मंथ तक आपने काम किया, उसके बाद वो आपने जॉब लेफ्ट कर दी। अब क्या, अब अपनी नई फर्म के अंदर आ गए, एक न्यू जगह पे न्यू जॉब आपको मिल गई, तो क्या जो पहले वाली फर्म, जो ये वाला यहाँ पे आपको इस 5 महीने का मान लो कि 2 लाख आपको रुपए मिले हैं, क्या वो टैक्सेबल होंगे? और टैक्सेबल होंगे तो कहाँ होंगे? तो बेटा इस केस में भी आपने पहले वाले एम्प्लॉय के लिए किया या पार्ट टाइम किया था, उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। एक बार अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया तो इनकम विल बी चार्ज अंडर द हेड सैलरी, डजंट मैटर वेदर द एम्प्लॉय इज फुल टाइम और पार्ट टाइम। इस
से कोई मतलब नहीं है। एक बार एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाना चाहिए। अगर कई बार एम्प्लॉय ना एक से ज्यादा एम्प्लॉयर के साथ काम करते हैं, यहाँ पे भी काम किया, मान लो कि 8 घंटे की एक जॉब किधर की, फिर 4 घंटे की दूसरी जगह पे भी वो काम कर रहे हैं, तो उस केस में भी सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम ऑल द एम्प्लॉयर्स शुड बी क्लब्ड एंड ब्रोट टू चार्ज फॉर द रिलेवेंट प्राइवेसी। जैसे कई लोग क्या कहते हैं ना, जैसे मान लो कोई मॉल में काम कर रहे हैं, ठीक है, बाद में आके किसी मॉल में काम करके बाद में जब उसकी ड्यूटी पूरी हो जाती है 8 घंटे की, तो किसी रेस्टोरेंट में भी काम करता है, और भी कई जगह पे मान लो उसका खुद का भी कोई काम भी है, तो लेकिन जो रेस्टोरेंट से जो भी सैलरी मिलेगी, मॉल से जो सैलरी मिलेगी, जैसे कर रहा है तो पार्ट टाइम, उसी से कोई ना दोनों को ऐड करके आखिरी में सैलरी हेड के अंदर इसको टैक्सेबल कर देंगे। तो पार्ट टाइम और फुल टाइम से बेटा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक बार जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो जाता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, तो आपकी हेड आपको सैलरी के अंदर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब फोरगोइंग ऑफ सैलरी, अब क्या होता है, जैसे मुझे तो सैलरी मिल गई, मैंने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि आप मुझे सैलरी दे रहे हो ना, मान लो कि आपने मुझे जनवरी की सैलरी दी, जनवरी 2023 की सैलरी दी, मैंने कहा प्लीज ये मुझे मत दीजिए, आप एक काम करो, एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है या फिर कोई अनाथ आश्रम है या फिर कोई भी किसी भी जगह पे आप उस मेरी सैलरी को डोनेट कर दो, डोनेट कर दो, आप मुझे मत दो। तो क्या मुझे इस पे टैक्स देना पड़ेगा? आप मुझे बताइए, क्या टैक्स देना पड़ेगा एम्प्लॉय को? तो the once salary accrue, the subsequent waiver by the employee does not absolve him from the liability। भाई आपने अपने डेफिनेटली एम्प्लॉयर को बोला कि आप इसमें सीधा उसको डोनेट कर दो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, मुझे मत दो, इस केस में भी यू हैव टू पे टैक्स, टैक्स अंडर हेड सैलरी, यू हैव टू पे टैक्स। लेकिन हाँ, अगर वो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड है तो वहां पे जो डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन टैक्स तो आपको पे करना पड़ेगा। जो सैलरी आपने जिस महीने की सैलरी, इस महीने की सैलरी का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन फॉरगो करने का मतलब ये नहीं है कल को आप बोल दोगे कि बाबा ये सैलरी देखो, ये प्रोविजन क्यों बनाया है, कल को आप बोल दोगे कि सर ये एम्प्लॉयर को कि सर आप किसी इंस्टीट्यूट में मत दो, मेरे भाई को दे दो, ठीक है, उसकी कोई इनकम है ही नहीं और मेरी इनकम ज्यादा आ रही है तो मेरा टैक्स ब्रैकेट हाई हो रहा है, टैक्स ब्रैकेट हाई होने की वजह से मुझे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो कोई नहीं, मैं अपने भाई से अपना पैसा वापस ले लूंगा, तो मेरे भाई के नाम पे कर दो सर। तो फिर उसमें क्या रहेगा, तो उसमें ये कहेगा कि आपने सैलरी को फोरगो तो कर दिया, बट इनकम टैक्स ये होता है कि एक बार ये लाइबिलिटी जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला रिलेशनशिप तो हो गया, लेकिन एम्प्लॉय की लाइबिलिटी खत्म नहीं हो जाती ऐसे करने से। सच वेवर इज ओनली एन एप्लीकेशन, हैंस चार्जेबल टू। आपके पास सैलरी आ गई है, हम ऐसा मान लेंगे, चाहे उसको चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में दे रहे हो चाहे कहीं पे भी दो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक एप्लीकेशन है। अब आपके पास सैलरी है कि सैलरी आके आप मान लो बाइक खरीद रहे हो, तो कहोगे सर मैंने तो सीधा बाइक वाले को दे दिया, तो मेरा तो खर्चा हो गया, मेरा टैक्स, वो कोई बात नहीं, दैट इज द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के लिए बेटा सैलरी को टैक्सेबल वो रहेगा ही रहेगा, दैट इज द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन मानने पर ये सैलरी टैक्स में आ जाएगी, बेशक आपने सैलरी को फोरगो किया हो। ठीक है, होप करता हूं आपको समझ में ये आ गया होगा। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, बहुत कम सब्सक्राइबर है, इतना सब मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, प्लीज यार थोड़ा सा तो आप सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए बेनिफिट है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका, तो कोई भी मिस नहीं होगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। एक एम्प्लॉय करता है अपने एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट करता है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड रिसीविंग द सैलरी अप्रैल 2021 की, और सेम वे बी डोनेटेड टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। इसमें मिस्टर एक्स कैन नॉट क्लेम ही कैन नॉट बी चार्ज टू सैलरी, इट इज ओनली ड्यू टू हिज इंस्ट्रक्शन द डोनेशन वाज मेड बाय द एम्प्लॉय, इट इज ओनली एप्लीकेशन। एक एग्जांपल लेके जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था वो एग्जांपल है। तो सैलरी अप्रैल 21 की विल टैक्सेबल होगी, हाउएवर वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है एटीजी के अंदर, अगर वो डोनेट किया तो डोनेशन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है तो उसमें वहां पे उसको क्लेम कर सकता है, दैट इज द ओनली थिंग। उसके बाद आती है बेटा सरेंडर ऑफ सैलरी। देखो अब दो चीजें हैं, एक तो थी फोरगोइंग ऑफ सैलरी, एक सरेंडर ऑफ सैलरी। एक तो है फोरगोइंग ऑफ सैलरी, फोरगोइंग, और एक है सरेंडर। सरेंडर में बेटा फोरगोइंग में तो आपकी सैलरी टैक्सेबल होगी, सरेंडर में अगर आप सैलरी सरेंडर कर देते तो टैक्सेबल नहीं होगी।
इफ एन एम्प्लॉय सरेंडर्स हिज सैलरी, लेकिन टर्म एंड कंडीशन है, ऐसे ही नहीं कि सरेंडर कर दी तो सैलरी टैक्सेबल नहीं होगी। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सैलरी करता है सरेंडर अंडर सेक्शन 2 ऑफ वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961, द सैलरी सो सरेंडर वुड बी एग्जेम्प्टेड व्हाइल कंप्यूटिंग द टैक्सेबल इनकम। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को अंडर सेक्शन 2 ऑफ वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सर्विस एक्ट के थ्रू अगर आपने सरेंडर किया है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी, आपकी सैलरी टैक्सेबल नहीं रहेगी, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उसको आपके सैलरी के अंदर जो इनकम के अंदर ऐड नहीं किया जाएगा। और कई बार क्या होता है ना बेटा, ये भी देखो, ये भी अच्छी चीज है, जैसे कि मिस्टर एक्स एक एबीसी कंपनी में काम करता है। ठीक है, अब एबीसी कंपनी उसको पैसे देती है, उसको सैलरी देती है। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो कोई बात नहीं। सैलरी मान लो उसको इन हैंड 24 लाख उसको सैलरी मिलती है। ठीक है, पर एनम ईयरली। अब 24 लाख में ये एम्प्लॉयर बड़ा अच्छा है उसका, उसको कहता है बेटा कोई बात नहीं, तू इधर आराम से काम कर, तेरा टैक्स भी हम पे करेंगे। तो टैक्स भी पेड बाय एबीसी लिमिटेड। तो बेटा एक बार हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर उन्होंने 1.5 लाख का टैक्स पे किया। मान लेते हैं, कैलकुलेट नहीं किया, 1.5 लाख कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको स्लैब के हिसाब से, लेकिन एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि हम कैलकुलेट करेंगे वो सब, एक फिगर मान ली कि 1.5 लाख का उसने टैक्स पे किया। तो इस केस के अंदर देखो टैक्स तो पे हो गया, तो क्या मिस्टर एक्स को इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा? 24 लाख के ऊपर नहीं, वहां पे तो आपको टैक्स पे कर दिया, एम्प्लॉय ने कर दिया आपके बिहाफ पे, लेकिन आपको देखा जाए तो 1.5 लाख का तो एक बेनिफिट हो गया यार आपको, आपने तो टैक्स ही पे नहीं किया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर ए बी सी लिमिटेड वो टैक्स पे करता है तो लेट देम पे, हमें कोई बात नहीं, बट मिस्टर एक्स को बोलेंगे जो ये वाला इनकम है, जो ये जो टैक्स पे किया, ये भी आप ही की इनकम मानी जाएगी और इसके ऊपर भी यू हैव टू पे द टैक्स। तो जो टैक्स पे किया है अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपका, तो दैट टैक्स आल्सो विल बी कंसिडर्ड एज योर इनकम एंड विल बी चार्ज अंडर द हेड सैलरी। तो यही बात यहां पे बताई गई है, means that employer bear the burden of the tax on the salary of employee. In such case the income from salary in the head of employee will consist of his salary income and also the tax on his salary paid by the employer. As per section 10 subsection 10 cc, the income tax paid by the employer on non-monetary perquisite on the behalf of the employee would be exempt in the, जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट होते हैं उनके ऊपर अगर टैक्स पे किया तो सेक्शन 10 सीसी वहां पे एग्जेम्पशन दिला देता है, मगर अगर उसकी सैलरी के अंदर आपने टैक्स पे किया है तो दैट विल बी एडेड इनटू हिज सैलरी इनकम। ठीक है, ये आपको समझ आएगा, जो सैलरी पेड की गई आपको टैक्स फ्री आपको टैक्स पे ही नहीं करना, तो आपको वहां पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जब भी कोई एम्प्लॉय रिसीव्स टैक्स फ्री सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉयर, इट नॉर्मली मींस दैट एम्प्लॉयर हिमसेल्फ पेज द टैक्स व्हिच इज ड्यू ऑन सैलरी ऑफ सच, तो एम्प्लॉयर ने ही पे कर दिया, टैक्स फ्री सैलरी मिल रही है तो द अमाउंट ऑफ टैक्स सो पेड बाय द एम्प्लॉयर इज आल्सो कंसीडर्ड एज द इनकम ऑफ द एम्प्लॉय एंड विल बी एडेड टू हिज सैलरी, उसकी सैलरी में ऐड करना पड़ेगा वो अमाउंट भी। ठीक है, प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी, देखो बेटा गोल्डन रूल है एक, जहां पे आपने सर्विस रेंडर की, एक मिनट, जहां पे आपने जिस जगह पे आपने सर्विस रेंडर करी, जहां पे आपने सर्विस प्रोवाइड करी, तो टैक्स भी वहीं पे लगेगा, टैक्स विल बी लेविड देयर ओनली। ठीक है, एक मिनट के लिए आपने इंडिया में काम किया तो सैलरी सर्विस कहां पे आपने रेंडर करी? इंडिया में। ठीक है, तो टैक्स कहां पे पे करना पड़ेगा? इंडिया में टैक्स पे करना। लेकिन बेटा क्या होगा, मैंने कर ली, मेरा हो गया रिटायरमेंट हो गया एक आदमी, और अब उसको मिल रही है पेंशन मिल रही है। ठीक है, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन जो मिली उसके बाद वो मिस्टर ए है मान लो, वो हो गया अब्रोड में सेट, तो फॉरेन में अगर वो सेट हो गया तो अब उसको सैलरी तो पेंशन तो मिल रही है ना, बट कहाँ मिल रही है? अब्रोड में। तो देखा जाए तो मिली कहाँ है? अब्रोड में। लेकिन किस चीज की मिली है? सर्विस रेंडर करने के लिए। और सर्विस कहाँ पे रेंडर करी है? वो इंडिया में रेंडर करी है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने सर्विस इंडिया में रेंडर करी है, उसके बाद उस सर्विस का बेनिफिट यू आर टेकिंग इन अब्रोड, इन दैट केस यू हैव टू पे टैक्स ऑन द पेंशन रिसीव्ड इन अब्रोड।
तो सबसे गोल्डन रूल है, जहां पे सर्विस आपको रेंडर करी वहीं पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपको सैलरी कहाँ पे मिली है या फिर उसका जो बेनिफिट है वो कहाँ पे मिला है। अगर आपको इंडिया में मिला तो डेफिनेटली इंडिया में देना पड़ेगा। सर्विस रेंडर किधर करी है उसके हिसाब से ही आपको टैक्स पे करना पड़ता है। दैट इज द गोल्डन रूल। मोस्टली आपको ये देखना है कि किसी की इनकम सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगी कि नहीं, वो इंडिया में चार्जेबल होगी कि नहीं, कि उसने सर्विस कहाँ पे रेंडर करी है। अगर इंडिया में रेंडर करी है तो उसकी सैलरी, अगर मान लो कोई एक फॉरेन एम्प्लॉय है, जैसे मिस्टर एक फॉरेन पर्सन है, ठीक है, वो इंडिया के अंदर अमेजोन में काम करता है, इंडिया के अंदर अपनी सर्विस रेंडर कर रहा है, ठीक है, ये फॉरेन एम्प्लॉय है अमेजन में, लेकिन उसको सर्विस कहाँ कर रहा है, वो इंडिया में कर रहा है, सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया। तो उसकी सैलरी कहाँ पे टैक्सेबल होगी बेटा, इंडिया में ही टैक्सेबल होगी, उसको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि द गोल्डन रूल इज दैट सैलरी इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज एट ए प्लेस वेयर द सर्विस इज रेंडर। जहां पे सर्विस रेंडर करी वहीं पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, सिंपल। अंडर सेक्शन 9(1) subsection 2, salary earned in India is deemed to accrue or arise in India if it is paid outside India or paid or payable after the contract of employment comes to an end। एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद अगर उसको बाहर भी पे कर रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसको बाहर इसलिए मिल रही क्योंकि उसने सर्विस इंडिया में रेंडर करी थी। तब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ठीक है, आपकी बात तो ये हो गई, जो हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA, या फिर जो फॉरेन सर्विस है हमारे जो IFS जो बोलते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले जो होते हैं, IFS जो लोग रहते हैं, MEA वाले ही होते हैं ये सब, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल जो विदेश मंत्रालय रहता है, उसके लोग, जैसे मान लो कि वन पर्सन इज पोस्टेड इन टर्की, ठीक है, वन इज पोस्टेड इन अफगानिस्तान, ठीक है, तो क्या आप तो बोल रहे थे कि जहां पे सर्विस रेंडर करेंगे, तो टर्की में सर्विस रेंडर कर रहा है, अफगानिस्तान में सर्विस रेंडर कर रहा है, तो सर्विस के हिसाब से उनको तो सैलरी उधर ही मिल रही है और सर्विस भी उधर उन्होंने पे करी, तो क्या इंडिया में टैक्सेबल होगी। बेटा अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये गोल्डन रूल का एक्सेप्शन है, जितना केमिस्ट्री में एक्सेप्शन है जितना इनकम टैक्स में है, यहाँ पे गोल्डन रूल के भी एक्सेप्शन रहते हैं। तो गोल्डन रूल का भी एक्सेप्शन, अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे वहां पे सैलरी रेंडर, वहां पे सैलरी अर्न कर रहा है, तो दैट विल बी टैक्सेबल इन इंडिया। बट कुछ परक्यूजिट उनको मिलते हैं, जो बाहर के अलाउंस मिलते हैं, परक्यूजिट मिलते हैं, तो उन परक्यूजिट्स में उसको एग्जाम्पशन मिल जाती है, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर सैलरी है तो सैलरी विल बी टैक्सेबल इन इंडिया, दैट इट इज। तो गोल्डन रूल को भी ध्यान रख लेना, ऐसा मत समझना कि बस जहां पे सर्विस रेंडर करी तो वहीं पे, मोस्टली केस में ऐसे होता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। देखो भाई, एक if an employee is paid pension abroad in respect of service render in India, the same will be deemed to accrue, क्योंकि similarly the leave salary paid abroad, leave salary उसको बाहर मिली in respect of leave earned in India, इंडिया में अर्न की उसने लीव और उसकी सैलरी उसको बाहर मिली, तो deemed to accrue or arise in India। और जब जो भी चीज deemed to accrue or arise in India, तो मतलब टैक्स भी उसको इंडिया में देना पड़ेगा। However, when salary is paid to government employee, देखो मैंने आपको बताया था ना, when the salary is paid to the government employee, in that case beta, who are posted abroad by order of government and service is rendered outside India, then the salary will be taxable, will be deemed to accrue and the salary paid to the former employed serving in a taxable unless it is specifically exempt in India। अब ये बात तो आपने देखा, ये वाली बात कितनी इंटरेस्टिंग। अगर कोई भी इंडिया का वो है, मैंने बताया था MEA में या फिर IFS में, वो बाहर काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर, ठीक है। लेकिन कोई फॉरेन का, भाई फॉरेन के विदेश मंत्री, एम्बेसडर और फॉरेन वाले लोग भी तो यहाँ इंडिया में काम करते हैं ना, तो उसमें भी क्या, उसमें कैसे, क्या उनकी सैलरी भी इंडिया में टैक्सेबल होगी कि नहीं। तो यहीं पे ऐसे लिखा है कि सैलरी पेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट और कोई कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय सर्विंग इन इंडिया इज टैक्सेबल। उनकी भी यहाँ पे देखो, अगर हमारे एम्प्लॉय, हमारा कोई आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय विदेश में काम कर रहा है, विदेश में उसकी ड्यूटी कर रहा है, तो उसकी सैलरी इधर होगी। लेकिन कोई विदेश का आदमी इंडिया में काम कर रहा है और उसकी गवर्नमेंट के बिहाफ पे, तो भी इसको हम यहाँ पे इंडिया में टैक्सेबल करेंगे अंडर हेड सैलरी। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि उनके बीच में DTAA तो नहीं है, या फिर कोई स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट नहीं है, वो सब चीजें हमें एक बार चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल, एक फाइनल एग्जाम्पल लेके इसको
यहीं पे हम क्लोज करते हैं। होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, सपोज करो कि मिस्टर ए सिटीजन ऑफ इंडिया पोस्टेड इन यूनाइटेड स्टेट एज एम्बेसडर। ऑब्वियसली वो रेंडर करेगा अपनी सर्विस आउटसाइड इंडिया, तो ही आल्सो रिसीव सैलरी आउटसाइड इंडिया। ही इज आल्सो नॉन रेजिडेंट, उसका स्टेटस भी रेजिडेंसी स्टेटस भी क्या है, नॉन रेजिडेंट। तो क्वेश्चन अराइज वेदर ही कैन क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरी पेड बाय द गवर्नमेंट टू हिम आउटसाइड इंडिया। तो बेटा सेक्शन 9(1)(3) प्रोवाइड करता है सैलरी पेएबल बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विस outside the India will be deemed to be accrue or arise in India. So virtue of section 10(7) any allowance or perquisite paid or allowed outside India will be renting will be fully exempt. तो जो allowance और perquisite है तो वो तो exempt हो जाएंगे, ये तो पूरा exempt हो जाएगा, लेकिन सैलरी है that shall be deemed to accrue or arise in India, और उसको इंडिया में उस सैलरी के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो बेटा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था सैलरी को फोरगो करने पर, कौन सी सैलरी को इंक्लूड करना है, कौन से इनकम को इंक्लूड नहीं करना है, रेम्युनरेशन जो मिलता है उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ चार्ज एंड ऑल, हम सैलरी का चैप्टर धीरे धीरे शुरू करेंगे। तो ये सब बेसिक चीजें थी, आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी चीज अगर आपका बेसिक, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो फिर बाकी की चीजें समझने में बहुत ईजी हो जाती है, बहुत आसान आ जाती है। तो ये बातें जो मैंने अभी तक जो भी मैंने बताया, जो भी कंसेप्ट आपको बताया, वो चीज समझ में आ गई तो बाकी के आने वाले चैप्टर्स में तो सिर्फ एक मैथमेटिक्स रहता है। फिर उसमें एक आपको एक तरीका बताएंगे कि कैसे आपको फाइनल इनकम ड्राइव करना है, कौन सा अलाउंस को टैक्सेबल करना है, कौन सा अलाउंस टैक्सेबल नहीं है, कौन सा परक्विजिट टैक्सेबल है, कौन सा टैक्सेबल नहीं है, कौन सा एग्जेम्प्ट है, कौन सा पार्शियली टैक्सेबल है, वो कैलकुलेट करना है, एचआरए कैलकुलेट करना है, एलटीसी कैलकुलेट करना है। वो एक सिर्फ एक मैथमेटिक्स है, बट हमें ये समझ में आना चाहिए। अब जो भी सीखेंगे ना वो सिर्फ एक तरीका, हम एक फ्लो चार्ट रहेगा हमारे पास, एक मेथड रहेगा, एक एल्गोरिथम रहेगा, उसके हिसाब से हमें इनकम निकालनी है। बट इनकम निकालने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि सैलरी इनकम में टैक्स होगी कि नहीं, कौन सा हेड में टैक्स, तो बेसिक्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो ये सब मैंने आज आपको बताया। अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो बेझिझक आप मुझसे पूछ लीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और अपना ध्यान रखिए सेहत का, और पढ़ाई करते रहिए। दैट इज द अल्टीमेट टारगेट।